एक स्पेसिफिक रीजन था ना कि या तो मुझे वज़ीर आला बनाओ या मुझे एनओसी तो दो, कम से कम अरबों का फायदा तो वो एनओसी या तो कोई फंसा हुआ है या कोई इंक्वायरी चल रही है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और अभी क्योंकि मैंने ये बात कर दी है तो बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे और आने वाले दिनों में ये इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंच जाएगी कि अलीम खान साहब किस चक्कर में उनका चैनल जो है वो चीजें बता रहा है या कर रहा है जो बाकी लोग जरूरत नहीं कर रहे। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं, ये आपके सामने में रखने लगा हूं। मेरा अपना एक बंदा, हमारा अपना सोर्स है, उसने पुलिस का जो सोर्स है उससे बात की है और कुछ 3 लोग इसके अंदर जो है उनसे डिफरेंट लोगों से बात की गई है। अब नाम हम नहीं बता सकते लेकिन जो चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं मुबैना तौर पे। ये क्योंकि डायरेक्टली मेरी बात नहीं हुई, मेरा एक सोर्स है, उसने क्लेम किया कि उसने 3 पुलिस वालों से बात की और उसने वो इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंचाई है। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं फिर कहूंगा बाकायदा जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन उसका कहना है कि धड़ाधड़ लोग उठाए जा रहे हैं इस वक्त पंजाब में, रिश्वत की एक मंडी लग चुकी है, बिल्कुल जैसे 9 मई के बाद हुआ था। वो ये बताता है कि ऑपरेशन में शरीक और उस इलाके के करीब तैनात पुलिस के 3 एहलकारों से उन्होंने पूछा कि कितने लोग मारे गए, तो तीनों एहलकारों ने जो तादाद बताई है वो कम से कम 60 बताई है। यानी 3 एहलकारों से जो बात हुई उनमें जो कम से कम तादाद है वो 60 बताई है और ज्यादा से ज्यादा वो कहते हैं 100 से ज्यादा लोग हो सकते हैं जिनकी लाशें वहां देखी गई। अब ये पुलिस वाले सोर्सेज हैं, ये क्लेम मेरे सामने आया। इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या वाकई इतने लोग मारे गए हैं। सवाल है ना, मैं तो वहां नहीं था, ना किसी जर्नलिस्ट को वहां पे छोड़ा उन्होंने कि रिपोर्टिंग कर ले, बल्कि सारे इलाके बंद करके अंदर वो जलियांवाला बाग बना के उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अब रिपोर्ट कर रहे हैं कि 3 लोग मारे गए हैं। वहां हमने तो 3 से बहुत ज्यादा लोगों की लाशें तो हमने खुद देखी हैं, जिनकी तस्वीरें और वीडियोज हैं। लोग अपने मोबाइल फोन बंद करके भाग गए सारे तरीके लबैक वाले, उन्हें अपनी अपनी मुसीबत पड़ी हुई है कि ये तो पूरी रियासत पागल हो गई है। तो पुलिस वाले जो हैं वो अपना नाम ना बताने की शर्त के ऊपर ये बात करते हैं कि कम से कम 60 लाशें तो उन्होंने देखी हैं, ये उनका क्लेम है। और ज्यादा में वो कहते हैं जी ये 100 से ज्यादा हो सकती हैं। 7 आरपीओ ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, 2 आईजीज, मुतअद्दिद डीपीओज, सीसीडी की जिम्मेदारी लगी कि लाशें और जख्मियों को उठाया जाएगा, चाहे वो कुआं को क्लियर किया जाएगा। दर्जनों लोगों की हलाकत गलियों और प्लाटों और ग्राउंडों में खून बह जाने के बायस हुई है, क्योंकि गोलियां लगने के बाद लोग जान बचाने के लिए मुलेका गलियों और मोहल्लों की तरफ भागे थे, उनको उठाकर ले जाया गया था। तिब्बी इमदाद का कोई बंदोबस्त नहीं था और तिब्बी इमदाद इनको ना दी गई। पुलिस और रेंजर्स खून के निशान फॉलो करके जख्मियों और लाशों तक पहुंचती रही है। 13 अक्टूबर को ऑपरेशन होने वाला पूरा दिन और अगली रात, सारी रात 13 और 14 की जो दरमियानी रात है, और 14 अक्टूबर का पूरा दिन रेंजर्स और पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन करती रही है। इलाके में शदीद खौफ व हरास, और जिसको वो मशकूक समझते थे उसको उठा लेते थे। ये वहां हो रहा। अब पुलिस ने दोबारा दिहाड़ियां शुरू कर दी हैं, जैसे 9 मई के बाद की थी। बंदा उठाया, फिक्स कर देंगे 9 मई में, तो इतना पैसा दे दो। बंदे बेचारे पैसे देते थे। अब तहरीके लबैक वालों को भी ऐसे ही ब्लैकमेल किया जा रहा है। घरों में घुसकर तलाशियां हो रही हैं, सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं। खदशा है कि जिन जख्मियों को जाए वो कुआं से लाशों के हमरा उठाया गया वो भी शायद ज्यादा जिंदा नहीं है, क्योंकि वो एक ऐनी शाहिदीन है। इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पे एक ऑपरेशन अब किया जाएगा कि सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने कहा कि इतने बंदे मर गए, इतने मर गए, उन बंदों को उठाया जाए, उनको काबू किया जाए। भाई इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी करें, जो लोगों से पूछें, लोग अपनी दरखास्तें भेजें, लोग वहां पे दरखास्तें भेजें कि जनाब मेरा ये प्यारा ये गया था धरने वाली जगह पे, अभी तक वापस नहीं आया। तो जुडिशियल कमीशन जो है वो चेक करे तमाम इदारों के पास कि वो किसी की हिरासत में है। अगर वो किसी की हिरासत में नहीं है तो फिर बंदा कहां गया, ये इस तरह पता चलेगा कि बंदे किधर गए। इसके ऊपर ये मट्टी डालने के चक्कर में है कि सारे मामले को छुपा ले, बच जाने वाले सपोर्टर हैं वो सारे गायब हैं। अब ये चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इस वक्त भी टीवी पे खबरें चलाई जा रही हैं कि जल्द पकड़ लिया जाएगा रिजवी बरादरान को, और मेरी इत्तला के मुताबिक पकड़ा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, जैसे नॉर्मली होता है, जो इंतजार पंजूता के साथ हमारे साथ माजी में अगर ये ना हुआ होता ना पाकिस्तानियों के साथ, तो हम कहते कि शायद, अब हम इतने यकीन से पता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बार बार हुआ है बदुरानी के भाइयों के साथ, ये इंतजार पंजूता साहब के साथ और बेशुमार लोगों के साथ बार बार ये किया गया कि जनाब ये पुलिस ने बरामद कर दिया जी, बंदा आ गया वापस, ये जी बंदा शुमाली इलाका जहां चला गया था वापस आ गया जी। अब इन्हें कश्मीर के खाते में डालने की कोशिश की जा रही है अपने बंदों के जरिए से, लेकिन ये ऐसा होना नहीं है। खबरें चलवाई जा रही हैं इस हवाले से। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है नाज़रीन, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं, बल्कि एक चीज और बताता हूं कि साद रिजवी के घर से भारतीय करेंसी भी बरामद हो गई। ये साद रिजवी के घर से ना रॉकेट लॉन्चर भी मिलेंगे, इसके घर से जो है खुद कुछ जैकेटें भी मिलेंगी, इसके घर से अब जो है ना वो आपको एटम बम की यूरेनियम भी मिलेगी, इसके घर से आपको
बड़ी अजीब अजीब चीजें मिलेंगी। ये पुराना खेल है पाकिस्तान में। जिनापुर के नक्शे मिल गए थे, याद है आपको, एमक्यूएम के दफ्तरों से, कि जनाब वो एक नया मुल्क बनाने जा रहे थे, जिनापुर अलग करने जा रहे थे। आज तक कोई सबूत ही नहीं है। आपको याद है, ये अक्सर ऐसे करते हैं, जब भी किसी के खिलाफ हो जाते हैं तो उसके घर से हर चीज मिल जाती है। तारुल कादरी के घर से अजीबोगरीब चीजें इन्होंने ढूंढ ली थी एक दफा, बल्कि लेकर आए थे कि और चीजें डालनी है, वो तो कारकुन वहां पे अड़ गया, उन्होंने नहीं आने दी। तो ये रियासत का तरीका है, वारदात है। जिसको काबू करना हो वही हथियार इन्होंने इमरान खान के घर से पकड़े थे, वही हथियार इन्होंने तस्वीर निकाल के लगा दी कि ये साद रिजवी के घर से पकड़े गए। अंदाजा करें आप बेशर्मी का। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, पहले वो स्टेटमेंट मैं आपको सुना दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चीजें आपको बताता हूं मैं। इमरान खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली का अमल एहसन तरीके से मुकम्मल होने पर अपने तमाम मेंबरान असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूं। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने जिस तरह नजरिए पर डट कर बिना किसी अगर मगर के मेरे नामजद करदा वज़ीर आला को वोट दिए है, वो काबिल सताइश है। मैं अली अमीन गंडापुर को भी खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के एक नहीं 3 मरतबा इस्तीफा दिया। ये हमवार ट्रांजेक्शन इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के नजरिए का बोलबाला है। गंडापुर के पास वैसे दूसरा ऑप्शन भी कोई नहीं था, तो अच्छा उन्होंने अपनी भी इज्जत बचाई है, अपनी फैमिली की भी बचाई है, और वो निकल गए इसमें से। अब सारा का सारा बर्डन जो है वो सुहेल अफरीदी पे है कि क्या वो ऑपरेशन के मामले में, मादनियात के मामले में, इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक के मामले में एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में जाते हैं या एक नई तवानाई के साथ सबको इकट्ठा करते हैं। ये सुहेल अफरीदी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। सुहेल अफरीदी को खुसूसी पैगाम इमरान खान साहब ने दिया। उन्होंने कहा, खुसूसी पैगाम देना चाहता हूं कि वो मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, लिहाजा उसे खुलकर खेलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। इससे मुंसलिक लोगों को सिर्फ इसलिए गद्दार कह देना कि वो किसी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है, इंतहाई खतरनाक अमल है। इस बुनियाद पर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने और रियासत मुखालफत का लेबल लगाने वालों की दुकान बंद होनी चाहिए। ये टाउट रोजाना बैठ जाते हैं ना बेचारे, ये सौदा बेच देते हैं, वो सौदा बेच देते हैं। टाउटों को एक बात समझनी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट में अब अवाम के खिलाफ खड़े होने का वो दमखम नहीं रहा। अब एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया नहीं बिकता। अब जैसा वो चाहते हैं वैसा स्याह और सफेद नहीं होता। अब फैसले इनकी मर्जी के खिलाफ भी होते हैं, लिहाजा एहतियात करें, एहतियात का दामन थाम ले, वरना रोजाना बेइज्जती होगी, रोजाना मुंह काला हो जाएगा। वहां किसी बेचारे छोटे मोटे ऑफिसर की बात सुन के बाहर निकल के रोला डाल देते हैं, ऐ नहीं होना, ये नहीं हो सकता, मेरा नाम बदल देना, मैं पूरी कौम से माफी मांगूंगा, मैं जमीन पे लकीरें लगाऊंगा। वो अजीब अजीब दावे कर देते हैं, बाद में एस्टेब्लिशमेंट की मंजी टूटती 7 दिन की भी टूट जाती है। लिहाजा आप जरा नॉर्मलाइज करें अपने आप को और इस चीज की आदत डालें कि एस्टेब्लिशमेंट को भी शिकस्त हो सकती है। फिर इमरान खान ने कहा, बतौर सियासतदान ऐसी किसी भी पॉलिसी पर तनकीद करना मेरा हक है जो अवाम के मुफाद, मुल्क की सालमियत और जमहूरियत के खिलाफ हो। ऐसी हर पॉलिसी की मुखालफत की है और करता रहूंगा जो मुल्की मुफाद के खिलाफ हो। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने हमें मैंडेट दिया और हम DGISPR को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को जवाब दें। इसलिए हम पाकिस्तान और सूबे की अवाम के मफाद के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। मेरी फौज से कोई दुश्मनी नहीं है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और अवाम भी मेरी है। मेरे अपने खानदान के कई लोग फौज से ताल्लुक रखते हैं। 1965 की जंग में हमारे जमान पार्क में 8 में से 7 घरों में मेरे खानदान के लोग फौज में थे और मुल्क का दिफा कर रहे थे। मुझे अफसोस होता है जब दहशतगर्दी की जंग में फौज के सिपाहियों का खून बहता है, मगर इसके बावजूद बदअमनी